आज पूरे देश में एक नाम फैल रहा है। अखबार, टीवी, न्यूज चैनल से लेकर तमाम सोशल मीडिया पर एक ही नाम की चर्चा हो रही है और वो है अतीक अहमद का नाम। अतीक अहमद का नाम यूपी के बाहुबली डॉन के रूप में प्रसिद्ध रहा। अतीक अहमद ने न तो अपने समाज के लिए कोई ऐसा अच्छा काम किया जिसके लिए उसे याद किया जाए और न ही उसने अपने देश के लिए कुछ ऐसा किया जिसके लिए अतीक की वाही वाही की जाए। हां, अतीक के कुछ ऐसे कारनामे जरूर हैं जिनकी वजह से उसका समाज शर्मसार जरूर हुआ। आज हम अतीक अहमद से जुड़ी एक ऐसी ही कहानी आपको बताने जा रहे हैं जिसकी वजह से अतीक के चाहने वाले, उसके समाज के लोग भी उससे नफरत करने लगे। बता दें कि विधायक राजू पाल की हत्या और उसके बाद गवाह उमेश पाल की हत्या के बाद माफिया डॉन अतीक अहमद एक बार फिर से चर्चा में है। उमेश पाल की हत्या में माफिया अतीक अहमद, उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ अहमद, पत्नी और बेटों के नाम प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। एक बेटा असद फरार चल रहा है जबकि दो बेटे पुलिस की हिरासत में हैं। माफिया अतीक अहमद की कभी तूती बोलती थी, उसके खिलाफ कोई आवाज उठाने की हिमाकत नहीं करता था। राजू पाल की हत्या और मदरसा कांड के बाद अतीक की राजनीतिक विरासत मिट्टी में मिल गई। उसका परिवार इस घटना के बाद कोई चुनाव नहीं जीत सका। भाजपा सरकार बनने के बाद अतीक के दुर्दिन शुरू हो गए। यहां तक कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अतीक को मिट्टी में मिलाने की ऐसी सौगंध खाई कि लगता है वो धीरे धीरे पूरी हो रही है। माफिया डॉन अतीक अहमद ने जिस तरह यूपी में अतीक की, अब भाजपा सरकार में उसके दिन लद गए समझो। प्रयागराज का वो मदरसा कांड शायद आप लोगों को याद होगा। इतनी हैवानियत उस मदरसा कांड में हुई कि उसका समाज भी अतीक से नफरत करने लगा। एक ऐसा कांड जिसे शायद ही जिले का कोई शख्स भूला हो। इस एक घटना ने पूरे प्रदेश सहित जिले को हिलाकर रख दिया था। इस घटना में अतीक से जुड़े लोगों का नाम आने के बाद पूर्व सांसद अतीक अहमद की छवि को गहरा धक्का लगा और उसके बाद उसने अपनों का ही विश्वास खो दिया। विश्वास भी इतना खोया कि उसके अपने भी अतीक का चेहरा नहीं देखना चाहते थे। लोगों को उससे नफरत हो गई। लोगों का यहां तक भी कहना था कि किसी व्यक्ति का चेहरा इतना घिनौना भी हो सकता है कि कोई गरीब बच्चों के जिस्म को नोचकर खा जाए। बता दें कि 17 जनवरी 2007 की वो काली रात, जिसे शहर के इतिहास में यह रात शायद अब तक की सबसे काली रातों में से एक मानी जाएगी। करेली के मदरसे में 3 बंदूकधारी घुसे और लड़कियों के हॉस्टल में घुस गए। लड़कियों को सामने खड़ा किया गया, उनके नकाब उतरवाए गए। इसके बाद 2 नाबालिग लड़कियों को हैवान उठाकर ले गए। बगल में नदी के किनारे रात भर दरिंदों ने दोनों लड़कियों को नोचा खसोटा और जब हैवानों का मन भर गया तो इसके बाद सुबह होने से पहले हैवान दोनों लड़कियों को मदरसे के दरवाजे पर फेंक कर भाग गए। इस घटना ने पूरे प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया था। तत्कालीन सपा सरकार बैकफुट पर आ गई थी। यह पहली घटना थी जिसमें अतीक ने अपने ही लोगों का मान सम्मान और समर्थन खो दिया था। पुलिस ने इस कांड में 5 रिक्शे वालों और दर्जी का काम करने वाले को पकड़ा, जिन्हें बाद में अदालत से रिहाई मिल गई। उन लोगों ने पुलिस पर फंसाने का आरोप लगाते हुए घटना में शामिल होने से साफ इंकार कर दिया था। यह सवाल आज भी जिंदा है कि अगर वे असली गुनहगार नहीं थे तो किसने इस कांड को अंजाम दिया था। करेली के बाहरी इलाके महमूदाबाद में मदरसा स्थित था। वाराणसी बम धमाकों के आरोपी वली उल्लाह का भाई वसी उल्लाह इसका संचालक था। इलाहाबाद और आसपास के गरीब घर की तमाम लड़कियां पढ़ाई करती थी। मदरसे में लड़कियों का हॉस्टल भी था। 17 जनवरी देर रात हॉस्टल के दरवाजे पर दस्तक हुई। अमूमन देर रात हॉस्टल में कोई नहीं आता था। अंदर से पूछा गया तो धमकी भरे अंदाज में तुरंत दरवाजा खोलने को कहा। दरवाजा खोला गया तो सामने 3 बंदूकधारी खड़े थे। तीनों जबरन अंदर घुस गए। लड़कियां एक हॉल में सोती थी। वे सीधे वहां पहुंच गए और धमकी, गाली गलौज के साथ लड़कियों को कहा गया कि नकाब खोल दें। सामने मौत खड़ी थी। बेबस लड़कियों के सामने कोई और चारा नहीं था। बंदूकधारी दरिंदों ने उनमें से 2 नाबालिग लड़कियों को चुना और अपने साथ ले जाने लगे। लड़कियां हैवानों के पैरों पर गिर गईं। रहम की भीख मांगी लेकिन शैतानों का दिल नहीं पसीजा। वे दोनों लड़कियों को उठाकर ले गए। बाहर उनके साथ 2 लोग और शामिल हो गए। कुल 5 लोगों ने
नदी के किनारे दोनों लड़कियों के साथ कई बार दुष्कर्म किया। दोनों लड़कियों को सुबह होने से पहले लहूलुहान हालत में दरवाजे पर फेंककर बदमाश भाग निकले। अगले दिन इस शर्मनाक कांड को छिपाने की पुरजोर कोशिश की गई। पुलिस ने सिर्फ छेड़खानी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया, लेकिन अखबार में छपने के 2 दिन बाद गैंगरेप समेत संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस की लापरवाही साफ थी। इस कांड में अशरफ के गुर्गों के शामिल होने के आरोप लग रहे थे। 2 दिन बाद बसपा प्रमुख मायावती ने लखनऊ से ही ऐलान किया कि इस कांड की सत्ता से जुड़े कुछ नेता और उनके गुर्गे शामिल हैं, उनकी सरकार आई तो वे सीबीआई जांच करवाएंगी। इसके बाद प्रदेश में जैसे राजनीतिक भूचाल आ गया। जगह जगह धरना प्रदर्शन होने लगे, लोग जुलूस निकालने लगे, सरकार बैकफुट पर आ गई। आनन फानन में पुलिस ने इस कांड का खुलासा करते हुए करेली के इखलाक अहमद और नौशाद अहमद समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी दिखा दी। पांचों रिक्शा चलाने वाले और दर्जी का काम करते थे। पुलिस के खुलासे पर चहुओर सवाल उठे, लेकिन उन्हें जेल भेज दिया गया। हालांकि बाद में सभी छूट गए। उन्होंने बाहर आकर बताया कि पुलिस ने दबाव डाला, उनसे इस कांड में शामिल होने का बयान लिया था, लेकिन घटना में शामिल लोगों को आज तक नहीं पकड़ा जा सका। इस कांड से सरकार की कितनी किरकिरी हुई थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बसपा प्रमुख मायावती खुद इलाहाबाद आई। 85 गाड़ियों का काफिला लेकर वे सीधे मदरसा पहुंची। उन्होंने अतीक और गुर्गों पर सीधे आरोप लगाए थे। बसपा प्रमुख ने सत्ता में आने पर सीबीआई जांच की बात कही थी। सिर्फ बसपा ही नहीं, कांग्रेस भी आक्रामक थी। तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष को इलाहाबाद भेजा गया था। सामाजिक संगठन भी प्रदेश स्तर पर विरोध कर रहे थे। बैकफुट पर आई सपा ने वरिष्ठ नेता अहमद हसन को यहां भेजा। उन्होंने लड़कियों के घर वालों को 5-5 लाख का चेक देना चाहा, लेकिन उन्होंने पैसे लेने से साफ इंकार कर दिया। बसपा सरकार बनने के बाद इस कांड की जांच के लिए सीबीआई की मांग की गई। सीबीआई की टीम यहां आकर एफआईआर समेत अन्य कागजातों को ले गई, लेकिन जांच नहीं की। बाद में सीबीआई ने इस कांड को सीबीआई के स्तर का न मानते हुए जांच से इंकार कर दिया था। इसके बाद मामला सीबीसीआईडी को सौंप दिया गया, लेकिन इस कांड के असली गुनहगार आज तक नहीं पकड़े गए। घटना के समय करेली के थानेदार राजेश कुमार सिंह थे। राजेश और अतीक के बीच साठगांठ की खबरों के बीच एसएसपी बीडी पॉलसन ने एसओ राजेश सिंह को सस्पेंड कर दिया था। राजेश पर आरोप लगा कि गैंगरेप की सूचना देने के बाद भी उन्होंने पहली एफआईआर सिर्फ छेड़खानी की दर्ज की थी। बहुत दबाव पड़ने पर गैंगरेप की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। अतीक अहमद के प्रभाव में मदरसा कांड का बहुत बड़ा योगदान है। जांच में अतीक और अशरफ की सीधी भूमिका का तो आज तक पता नहीं चला, लेकिन पुलिस सूत्रों ने बताया था कि असली गुनहगारों को बचाने में अशरफ ने अपने रसूख का इस्तेमाल किया था। शहर का ऐसा कांड था जिसके बाद अतीक या उसके परिवार के किसी शख्स ने चुनाव नहीं जीता। इस कांड ने अतीक अपने लोगों का ही मान सम्मान और समर्थन खो दिया था। अब यही वजह है कि माफिया डॉन के समर्थन में बहुत कम लोग आ रहे हैं। उसके समाज या मुस्लिम समाज के लोग भी अतीक का समर्थन खुलकर नहीं कर रहे हैं। अब अतीक अहमद के ऐसे कारनामों पर पर्दा तो नहीं डाला जा सकता है, लेकिन एक बात जरूर कहनी पड़ेगी कि अतीक के दिन अब पूरी तरह से लद गए हैं। खैर, यह खबर आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। अगर खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।